दिस नेवर हैपन इन माय लाइफ। इंडियंस आर इंडिपेंडेंट पीपल, ऑल्दो मैंने कभी इंडिया के बारे में सॉफ्ट सोच नहीं रखी है। इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूरोप पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जर्मनी में, जाहिर बात है, जर्मन जो चांसलर हैं उनसे मुलाकात की। फिर वो जो है वो और नॉर्डिक समिट में थे। फिर अभी एमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनके दोस्त, उनसे मिल रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि एमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली जो अपना री इलेक्शन जीता है, और आई थिंक उनकी जो पॉपुलैरिटी है मैक्रोन की पहले से कम हुई है मरीन ले पेन के मुकाबले में, लेकिन फिर भी वो एक बड़े मार्जिन से जो उनका अप्रैल 2022 का जो इलेक्शन था वो जीते। तो जैसे ही, अगर आपको याद हो, वो जीते तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं अपने दोस्त एमैनुअल मैक्रोन को जो मुबारकबाद देता हूँ री इलेक्शन की, और हम इंडिया फ्रांस ताल्लुकात को आगे लेके जाएंगे। अब इंडिया जो है, आपको पता है, जो है वो एक बड़े पैमाने पे 2017 से लेके 21 तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा। सबसे बड़ा। दिस इज, आई एम कोटिंग सिपरी को मैं कोट कर रहा हूँ। 2017 से लेके 2021 तक जो सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था, दैट वाज इंडिया। सेकंड नंबर पे इट वाज सऊदी अरेबिया, फिर इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड देन चाइना। खैर एनी हो, अब मोदी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने खैर अपना वो डाइवर्सिफाई वो करने की बातें कर ली है कि हम वो करें, लेकिन फ्रांस के साथ उनको जो फायदा वो ये है कि वो राफेल फाइटर जेट्स उन्होंने लिए हैं, उन्होंने मिराज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिया हुआ है, फिर स्कॉर्पियन सबमरीन्स उन्होंने जो है वो फ्रांस से ली हुई हैं। और दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी इस वक्त 12-14 बिलियन यूरो के करीब है। बायलैटरल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि और ये मेरा ख्याल है कि ये पिछले 10 साल में ही ज्यादा बढ़ी है। और इस पे इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ मिलकर इसलिए काम कर रहा है कि बिकॉज फ्रांस वो मुल्क है जो कि बेसिकली वेस्ट से, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं वाग चीरना, जो है ना अपने आप को डिसोसिएट करता है। वो हर एक चीज थेरी जो वेस्ट उनको अमेरिकन देना चाहते हैं वो बाय नहीं करते। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रेंच थे, दे आर वेरी अनहैप्पी विद द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ऑफ अमेरिका, बिकॉज उन्होंने सारे के सारे यूरोप को बाईपास कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है ये खत्म होती है, ये यहीं पे रहेगी, और इंडो पैसिफिक में हम नए रूल्स बनाएंगे। हम इंडिया चाहिए, हमें जापान चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया चाहिए, हमें अपने इन पार्टनर्स की जरूरत नहीं है। सो वो कह रहे थे कि ठीक है, आपके तो पार्टनर, आपको पार्टनर्स की जरूरत नहीं है अगर फ्रांस को, अमेरिका को। तो फ्रांस को तो बहुत बड़ा फायदा है कि इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में फ्रांस के अपनी ओवरसीज टेरिटरीज है। और वो जो ओवरसीज टेरिटरीज है वो हमारी सॉवरन लैंड है, हम तो वहां जो मर्जी करें। वैसे उन्होंने उनको फ्रीडम दी है, इलेक्शन वगैरह करवाते हैं, लेकिन वो उनका एक बहुत बड़ा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो सारी फ्रेंच टेरिटरी, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस का इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में बड़े पैमाने पे एक इन्फ्लुएंस है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका गोइंग टू दिस, ये जो पैसिफिक रिम है, इस तक आप जाएं तो आपको वो बड़े पैमाने पे फ्रांस का असर नजर आएगा। फिर फ्रांस ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अनाउंस करा दी। अब इंडिया और फ्रांस भी मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया जो है वो बाकी क्वाड ममालिक के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। तो इंडिया हैज बिकम सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब होगा क्या, होता क्या है, अब मोदी जो है वो एक तरफ तो वो जारी बात है अमेरिका के बड़े पार्टनर हैं, लेकिन मोदी जी जब फ्रांस जाते हैं तो कहते हैं कि हम मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं, वी डू नॉट वांट द अमेरिकन्स टू लीड अस। ठीक है जी। अब ये जो इंडिया और फ्रांस जो है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। वो कहते हैं हम किसी एक सिंगल यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं करते। और एक लफ्ज होता है उसे कहते हैं मिनी मल्टीलैटरलिज्म। मिनी मल्टीलैटरलिज्म इज के कोई एक स्टेट जो है वो अपने ही अंदर अपने छोटे कुछ फ्रेंडली ममालिक को मिला के अपना एक ऑर्डर जनरेट करे। वो कहते हैं हम मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात भी नहीं करते, हम यूनिलैटरलिज्म की बात भी नहीं करते, हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए जिसमें वो जैसे कहते हैं ना कि बाकी ममालिक को भी दिया जाए। और इंडिया के जो साबिक वजीर आजम थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी इसकी बात करते रहे। फिर वो इंडिया नॉन अलाइंड रहा और वो सारा उस वक्त चलता रहा। और अभी आप देखें ना, अभी अमेरिकन को प्रॉब्लम थी। अमेरिकन नेवर रियलाइज दैट इंडिया को उनको ये वैल्यू देनी पड़ेगी कि यकदम जो है वो इंडिया ये पिछले 15 साल में जो उसने एक यू टर्न लिया है और इंडिया ने अपनी पोटेंशियल शो किया, द रीजन बिहाइंड इज इसमें एक बड़ी नेचुरल सी चीज है दैट दे हैव पॉपुलेशन, दे हैव
उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उन्होंने उनको सही रास्ते में जो है वो स्ट्रीमलाइन किया है, दे हैड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, कोई ओवरनाइट उनको किसी ने कुछ नहीं दिया। हमें तो पूरी दुनिया वो चीजें देती रही, लेकिन हम तो कभी दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व, कभी डिक्टेटरशिप, कभी डेमोक्रेसी, कभी हाइब्रिड रिजीम। हम तो तजर्बे कर रहे हैं ना, हमने डायरेक्शन क्या लेनी है, हम डायरेक्शन लेते हैं जहाज साडा उड़ता है नाली फेटे वो थले फारक, क्यों, बिकॉज रीजन बिहाइंड इज कि अभी वो उसमें हम चल ही नहीं पाते। इंडिया को इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता। 10 साल मोदी जी गुजारेंगे, 10 साल पीछे कांग्रेस गुजारेगी। जो सिचुएशन लग रही है, मुझे तो अगले भी 5 साल मोदी जी के लग रहे हैं। खैर एनी हो, सो ये जो चीजें हैं, फ्रांस भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, इंडिया भी मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है। ठीक है जी। वो फ्रांस जो है वो इंग्लैंड को कहता है भाई तुम जो है ना, तुम एक वैसल स्टेट हो अमेरिका की। ठीक है जी। और हम वैसल स्टेट नहीं बनना चाहते। इंग्लैंड, इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि हम, इंडिया और जो फ्रांस है वो बड़ी ताकतें नहीं है। ठीक है, ये मिडल, इनको हम मिड साइज पार्ट्स कह लें, या मिडल किंगडम्स इनके लिए एक लफ्ज यूज होता है, या मिड साइज पार्ट्स इनको बुलाते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी ताकतें नहीं है, लेकिन दे हैव एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी। मुझे याद है कि आई वाज इन, मैं अपने यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, 2007, 8, 9 की बात थी। तो हमारे सारे, हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी, 2 कोर्स पढ़ते थे हम इंडिया के ऊपर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। आई थिंक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से ये मेरे वो डिग्री में लिखे हुए हैं कोर्सेज। तो हम वो पढ़ते थे, तो वो क्वेश्चन हुआ उस वक्त, मुझे एक सर ने पूछा, तो मुझे तब भी अंदाजा था, हम जब पढ़ते थे, कि इंडिया हैज कैपेबिलिटी। सो दिस कैपेबिलिटी जो है, वी वर टॉकिंग बैक इन 2008 एंड 9, कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, दैट दे कैन ट्रांसलेट दिस कैपेबिलिटी इनटू समथिंग व्हिच दे वांट। सो इंडिया जो है वो, और फ्रांस जो है, दे बोथ है। फ्रांस का तो खैर ये है कि वो थोड़ा जनरेशनली ऑब्वियसली दे आर रिच एंड ऑल दैट, लेकिन इंडिया का ये है कि इनका राइज जो है वो अभी हो रहा है, ये पिछले 20 साल में, फ्री ट्रेड एंड ऑल दैट। सो ये जो चीजें हैं, इंडिया और फ्रांस मिलके मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये जारी बात है, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात करेंगे, इससे मामलात जो हैं वो बेसिकली दे आर चैलेंजिंग यूरोप, दे आर चैलेंजिंग अमेरिका, दे आर चैलेंजिंग इंग्लैंड। मोदी जी को नुकसान होता अगर मेरीन ले पेन जो है वो बात करती, बिकॉज वो शी वाज राइट विंग आइसोलेशनिज्म की बात करती थी। लेकिन मोदी जी, मैक्रोन के वापस आने से मोदी को जो वेस्ट के अंदर एक इन्फ्लुएंस मिला है, जो कि शायद वो जो एक फ्रेंडशिप जर्मनी में एंगेला मर्केल थी, उनके इंटरेस्ट और हैं, वो ज्यादातर इंटरनल बात करते हैं, इकोनॉमी की, क्लीन एनर्जी की, डेवलपमेंट की, वो ट्रेड, एनर्जी, इन चीजों पर बात करते हैं। मैक्रोन जो है ये फ्रांस का, क्योंकि हिस्टोरिकली एक इंपीरियल पावर रहा है, पूरे अफ्रीका में बड़ा उनका इन्फ्लुएंस था, सारा कुछ। सो जो मैक्रोन है वो एक और चीज है। सो मैक्रोन जो है वो ग्लोबल एजेंडे की बात कर रहे हैं, और उस ग्लोबल एजेंडे में जारी बात है, वो सबको फिर लेते हैं। सो वो कहते हैं कि जी हमें तो मल्टीपोलर के ऊपर बात करनी है, और फिर अबव ऑल इंडो फ्रेंच जो रिलेशंस हैं उसको मजबूत करना है। अब इंडो फ्रेंच रिलेशन जो है वो जारी बात है, दैट इज टू काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए है, और इसमें वो अपनी एक बनाते हैं कि हमें पुतिन को एंगेज करना है, तो हमने पुतिन को एंगेज करना है ताकि हम रेलिवेंट रह सकें अमेरिका और इंग्लैंड के लिए भी। और अमेरिका और इंग्लैंड को बता दें कि आपने जो कश्तियां जलाई हुई, हमने वो कश्तियां नहीं जलाई हुई। अगर आपको याद हो कि यूक्रेन की वॉर से थोड़ा अर्सा पहले ही मैक्रोन जो थे वो यूक्रेन भी गए थे, और उधर भी गए थे जब वो बड़े लंबे टेबल की बात हुई कि उनको दूर बिठाया हुआ था मैक्रोन को, और वो उनको वो शॉट्स नहीं दिए और वो सारा कुछ। सो अभी दोनों ममालिक के पास देखें ना, अब इंडो पैसिफिक एक ऐसा, इंडिया को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, या इंडिया को एक इस तरह का एडवांटेज मिल गया है कि इंडिया फॉर एवर, जिसे कहते हैं ना, बिग चंक ऑफ द ग्लोबल हिस्ट्री विल बी रिटन इन इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक। और इंडिया जो है एज ए पॉजिटिव पावर वहां पे मौजूद है। अब हमें जारी बात है इस चीज को कैलकुलेट करना है कि वेयर डू वी स्टैंड, और हमारे इंटरनेशनल इंटरेस्ट किधर खड़े हुए हैं, हमारे रीजनल इंटरेस्ट कहाँ खड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वी थिंक ऑन दैट, इवन हम इस पे सोचते भी हैं। इंडो पैसिफिक में तो जो भले नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो, दोनों में इंडिया का और फ्रांस का आपस में जो है वो कोऑपरेशन मौजूद है, और उस पर वो काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो कहते हैं जी चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म को देखना है, जैसे मैंने बात की मल्टीपोलैरिटी की देखनी है, फिर ये है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं, 15 लाख फ्रेंच जो हैं वो इंडो पैसिफिक में रहते हैं।
ठीक है जी, ये बड़े पैमाने पे है। फिर 8,000 फौजी वहाँ पे रहते हैं फ्रांस के, तो एक बड़े पैमाने पे वो कह रहे हैं कि जी हमें वो देखना है। फिर जापान, अगर आपको याद हो कि जो सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस दे रहा था और उस पे फिर बीच में जो है वो ब्रिटिश आ गए और अमेरिकन आ गए, उन्होंने उसको बाद में दबाया। तो बेसिकली वो जो एक राइवलरी इंग्लैंड इज नोन एज अ वैसल स्टेट फॉर अमेरिका, वो जो राइवलरी चली जा रही है उसको वो कह रहे हैं कि इसके लिए शायद वो इंडिया को तोड़ना चाहता है फ्रांस। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ्रांस जो है वो इंडिया को तोड़ सकता है फ्रॉम एन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड पर्टिकुलरली ऑफ द यूएस।